हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लेकर आए हैं एक वीडियो जो कि हमारे सर्विंग सोल्जर्स हैं जो कि सेना में अभी सर्विस कर रहे हैं, उनके लिए ये खास है। जो कि सर्विस करते हुए डिसेबिलिटी हो जाती है किसी को, तो उनके नियमों में काफ़ी बदलाव किया गया है। जो सेना के नियम हैं उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए, बहुत बदलाव किया गया है। उसको हम अभी आपको डिटेल में बताएंगे। अभी नॉर्मली हम आपको बताते हैं, सपोज़ करो कि किसी सैनिक को, अगर आज वो सिपाही है, उसको डिसेबिलिटी हो जाती है, तो उसको उसी दिन से जो उसकी बेसिक पे होगी, एमएस पे होगी, इस पे सभी मिला के उनको फिक्स कर दिया जाएगा। तो जब वो रिटायरमेंट आएगा, भले ही वो ऑलरेडी से आ रहा हो, लेकिन उसको जो अगर सिपाही में ही उसको डिसेबिलिटी हुई थी तो उसके अनुसार पे ही डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे कि अब होता था, अगर सिपाही में उसको कोई डिसेबिलिटी हो गई है, अगर वो ऑलरेडी से या एसएम से या हवलदार से रिटायर आ रहा था, तो उसको उस टाइम की कैलकुलेशन के हिसाब से डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इस नियम में चेंजेस कर दिए गए हैं। और भी काफ़ी नियमों में चेंजेस कर दिए गए हैं और ये सभी नियम 21 सितंबर 2023 से लागू हैं। बाकी अभी डिटेल में हमारे सर हैं, वो आपको बताएंगे। चलिए हम आपको उनके पास लेके चलते हैं, वो आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो सेना के कुछ नए कानून आए हैं, जो 21 सितंबर 2023 से लागू हुए हैं, उनके ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूं। इनके मुताबिक सेना में नए नियम सैनिकों पर भारी, इतने भारी हैं कि इससे आपको फाइनेंशियल लॉस तो होगा, फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम होगी और आपकी रेपुटेशन भी डाउन होगी। दोस्तों, कुछ दिन पहले एक रूल्स आए हैं, एंटाइटलमेंट्स रूल एंड जीएमओ, पहले जीटीएमओ कहते थे, अब जीएमओ यानी गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स। ये 2023 के रूल हैं। ये बुक है जो कि 187 पेजेस की है। मैं इसको देख रहा हूँ, स्टडी कर रहा था। आज मैं इसमें से आपके लिए सिर्फ 3 से 4 पेजेस का टॉपिक लेकर आया हूं और मैं आपको बताऊंगा कि कहां, किस तरीके से आने वाला समय क्यों सैनिकों पर भारी पड़ने वाला है। ये ठीक उसी तरीके से है जब 2004 में एनडीए सरकार थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उस समय एक कानून आया था, एनपीएस, पुरानी पेंशन को बंद करके और नई पेंशन स्कीम लागू की गई थी। तो उस समय जो सर्विस में थे, केंद्रीय कर्मचारी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो सर्विसेज में थे, उस समय जॉब में थे, उनको उन रूलों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यानी कि वो 2004 में रूलिंग आए थे और 2004 के बाद पेंशन बंद की गई थी। तो जो सर्विस में थे उनको तो पेंशन मिलनी थी, इसलिए उनको कोई तकलीफ नहीं थी, तो वो चुप थे। और जो नए आने वाले थे उनको नौकरी का लाला था, सर्विस लेने का लाला था, पेंशन की किसको क्या पड़ी थी। इसलिए 2004 में उन नियमों का कोई विरोध नहीं हुआ। और अब जब वो पेड़ बड़ा हो गया और अब जब लोगों की आंख खुली है, पता चला है कि हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, तो लोग अब किस तरीके से रोडों पर निकल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और यहाँ तक कि सरकार भी उसका फायदा उठा के जगह जगह पर राजनीतिक पार्टियां भी अपनी सरकार लेकर आ रहे हैं। जैसे आपके सामने रिसेंट उदाहरण है हिमाचल प्रदेश का, किस एक पार्टी ने डिक्लेयर किया कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो आपको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी, और वो सत्ता में आ गए। तो किस तरीके का वो खेल चल रहा है, उसी तरीके से ये जो रूलिंग है, आज जो पेंशनर हैं उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि ये लागू ही 21 सितंबर 2023 और उसके बाद वालों पे होंगे। तो जो रिटायर्ड आ गए उनका तो जैसा था ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन जो अभी जॉब में हैं उनके ऊपर ये सारे रूल लागू होंगे। जो जवान, अब वो विरोध नहीं कर सकते। तो जो सेवानिवृत्त हैं, अब उनकी जवाबदारी है कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाले समय के लिए, अपने जनरेशन के लिए क्या कर सकते हैं और क्या
नहीं कर सकते हैं, ये आपके ऊपर छोड़ दिया। आप विचार करें, स्टडी करें, इस टॉपिक को समझें। 187 पेजेस की ये बुक है जो मेरे हाथ में है, इसकी मैं स्टडी भी कर रहा हूँ और आज पहली इंफॉर्मेशन आपके साथ इसकी शेयर कर रहा हूँ, वो भी 3 से 4 पेज मैक्सिमम मैं कवर कर पाऊंगा इसमें से, जो कि देखिए किस तरीके से है आपके सामने। अब यहाँ देखिए पहला जो टॉपिक है मैं वही आपको बताता हूँ। ये 2 आपके सामने है, ये देखिए GTMO 2008 यानी गाइड टू मेडिकल ऑफिसर, और ये है GTMO 2023 यानी अभी तो इसको GMO कहा गया है, गाइड टू मेडिकल ऑफिसर। पहले GTMO के नाम से जाना जाता था जब हम सर्विस में थे, और उस समय इसको हमने अच्छे से इस्तेमाल होते हुए अपने सीनियरों के द्वारा देखा है। तो इसी के हिसाब से मैं आज आपके सामने एक एग्जाम्पल तो इसमें से दे रहा हूँ, और वो एग्जाम्पल क्या है ये देखिए 2003 का। इस बुक को नाम दिया गया ER एंड GMO 2023 यानी अब देखिए इसमें टेबल नंबर 4 पेज नंबर 104 टेबल नंबर 4 इसमें एक बीमारी का नाम है प्राइमरी हाइपरटेंशन, और यही सेम आप यहाँ पर देखिए ये है पेज नंबर 77, इसमें बीमारी का नाम है प्राइमरी हाइपरटेंशन। अनकॉम्प्लिकेटेड प्राइमरी हाइपरटेंशन, नॉर्मल प्राइमरी हाइपरटेंशन अगर किसी को हो जाता है तो मैं आप इसको थोड़ा सा ब्रॉड करके दिखाता हूँ, नेक्स्ट टाइम तो उसको देख लेंगे। उस पेज को यहाँ देखिए, अगर किसी को हो जाता है तो उसको 30% डिसेबिलिटी के रूप में पेंशन मिलती है, और ये ब्रॉड बैंडिंग के तहत में 50% हो जाती है। और अगर इसी में कोई अगर उसका टारगेट यानी इंटरनल ऑर्गन डैमेज है तो उस कंडीशन में 40 से लेके 100% तक उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। एक एग्जाम्पल दिया, पुरानी GTMO बुक है 2008 और पेज नंबर 77 पर है। ये अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा, ये यहाँ पर। अब हम देखते हैं जो नई रूलिंग आई है उसके ऊपर आ जाते हैं। ये आ गया आपका GTMO 2023 और प्राइमरी हाइपरटेंशन। एक बार हम इसको भी ब्रॉड कर देते हैं। अब आप यहाँ देखिए, ये आपके सामने है प्राइमरी हाइपरटेंशन। अब इसमें अगर आपका अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है तो सिर्फ 5% मिलेगा आपको। वह 30% मिल रहा था 21 सितंबर 2023 से पहले वालों को। फील्ड में हो तो भी मिलता था, पीस में है तो एक EFT में जाने के बाद वो भी मिलता था 30%, और वो ब्रॉड बैंडिंग के तहत आके हो जाता 50%। यहाँ पर दिया 5%। अगर आपका कोई टार्ग इंटरनल ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है तो आपको मिलेगा 20%, जबकि वहां मिलता था 40 से 100% तक। वो डिपेंड करता था आपके इंटरनल ऑर्गन कितना डैमेज है उसके हिसाब से, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 20% इसके मुताबिक। तो देखिए एक कितना बड़ा यहाँ पर एक तो ये चीज है आपके सामने आई कि मैंने आपको दिखाया इन 2 बुकों का कंपैरिजन करके एक डिसीज का एग्जाम्पल लिया सिंपल। इसी तरीके सभी डिसीजेस के बारे में, सभी आपके यहाँ तक की जो एक्सीडेंटल वार इंजरी, जो फ्रैक्चर होते हैं, एम्पुटेड हो जाएंगे, उन सब के बारे में है डिटेल। जब आप इसकी स्टडी कर लेंगे तो ये चीजें निकल के आपके सामने आएंगी। अब देखिए अगला एक चीज, अगली क्या है, रिटेंशन इन सर्विस डिस्पाइट डिसेबिलिटी, यानी कि अभी अगर किसी को कोई तकलीफ हो जाती है और वो उस तकलीफ के साथ में अपनी ड्यूटियां करता रहता है, सर्विस करता है, और तो उस तकलीफ के साथ सर्विस करके पेंशन आता है तो उसको सर्विस पेंशन प्लस डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। अब यहाँ पर क्या है, रिटेंशन इन सर्विस डिस्पाइट डिसेबिलिटी। अगर डिसेबिलिटी हो गई आपको तो आपको उस डिसेबिलिटी के साथ अगर सर्विस में रखा जाता है तो उस कंडीशन में आपके लिए क्या क्या कानून है यहाँ देखें, और उसका एक एग्जाम्पल भी दिया है। ये देखें, पहले ये आप कोई
कोई भी सशस्त्र बल का जवान अगर इनवैलिड आउट नहीं होता है और सर्विस में उसको रखा जाता है किसी डिसेबिलिटी के कारण या वार इंजरी के कारण, तो वो shall be eligible to be considered by the competent authority for award of a capitalized impairment relief। एक अच्छा सा शब्द आया है, कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ। आपको एक रिलीफ के तौर पे वो दिया जाएगा, कुछ कैपिटलाइज वैल्यू होगी आपकी, जो आपका इम्पेयरमेंट हुआ है उसके रिलीफ के रूप में। वो क्या होगा, और अगर वो कब होगा, आपकी डिसेबिलिटी 20% और उससे ज्यादा मिलती है फॉर लाइफ के लिए, तब आपके पास ये ऑप्शन होगा। अब इस ऑप्शन के लिए क्या होगा कि यहाँ पर ये जो आपका कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ होगा, shall be actual percentage of impairment assessed by retention कम impairment assessment board। जैसे आपने देखा ना, RMB होता था, RSMB होता था, इस समय अब क्या होगा, अब होगा रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड। और जो बोर्ड के साथ वो मिल जाएगा आपको परसेंटेज, उसको ब्रॉड बैंडिंग का फायदा नहीं होगा। shall not apply to such case, यानी कि अगर 20% है तो वो आपका 20% ही रहेगा, वो ब्रॉड बैंडिंग के दायरे में आके 50% नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आपसे ब्रॉड बैंडिंग छीन लिया गया है। और पहले आपसे क्या छीना गया, आपको डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज दे रहे थे वो छीना गया, खत्म कर दिया गया एक तरीके से। 5% पे कुछ मिलता नहीं, जैसा कि अभी इससे पहले एग्जाम्पल पे मैंने बताया। आगे देखिए, इन्होंने एग्जाम्पल के देकर समझाया है कि इम्पेयरमेंट जो कि कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ का जो अमाउंट है आपका, वो किस तरीके से बनेगा, वो आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ समझाया है। और इन्होंने एग्जाम्पल लिया है एक 40 साल उम्र के जवान की जो बेसिक पे है उसके आधार पर लिया है। और क्या लिया है कि अगर उसकी जो एक्सेप्टेड डिसेबिलिटी है वो 40% है, तो उस कंडीशन में उसको कितना कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा, वो इन्होंने यहाँ पर लिया। अब एग्जाम्पल के तौर पे जो एग्जाम्पल दिया है वो किस तरीके से, मान लीजिए एक जवान की जो बेसिक पे है वो है 35,900, उसकी बेसिक पे है, प्लस उसमें 5,200 उसकी MSP लगेगी। तो इस तरीके से ये इसकी टोटल लास्ट एम्यूलमेंट हो गया, और ये हो गया 41,100 रुपये लास्ट एम्यूलमेंट। अब लास्ट एम्यूलमेंट का आपको जो डिसेबिलिटी पेंशन के रूप में मिलता है 100%, अगर आप डिसेबल्ड हैं तो इसका 30% आपको मिलता है। तो अब इसमें 30% निकालिए, इंटू 30/100, इस तरीके से आपकी डिसेबिलिटी निकलेगी 100% के लिए। लेकिन इस जवान को जो डिसेबिलिटी दी गई है वो आपके सामने 40% मैंने बताया, तो यहाँ पर इंटू आप कर दीजिए 40/100। अब ये इसकी डिसेबिलिटी निकलेगी। लेकिन इसको डिसेबिलिटी तो देनी नहीं पेंशन, इसको देना क्या है, कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ देना है। तो उसके लिए इन्होंने ये जो एक फॉर्मूला दिया है, इम्पेयरमेंट रिलीफ फॉर 100% 30/100, जो पहले मैंने आपको बताया किस तरीके से निकालते हो। असेसमेंट इनको 40 दिया है तो 40/100 इनका ये हो गया। अब इनको इस फॉर्मूले को किस तरह से रखा है इन्होंने, नंबर ऑफ मंथ से ईयर, एक साल में कितने महीने होते हैं, इंटू 12 बोलिए, और कम्यूटेशन फैक्टर, यानी कि जो आपकी 40 साल इनकी उम्र रखी ली इन्होंने, 40 साल की एज पर जब आपका कम्यूटेशन जो फैक्टर बनता है वो बनता है 9.075। तो यहाँ आ गया 9.075, ये आपका लग गया यहाँ पर 9.075। अब इसको जब कैलकुलेट किया पूरा निकला तो इसका रिजल्ट आपके सामने आता है 5,37,095 रुपये। ये हो गया आपका कैपिटलाइज इम्पेयरमेंट रिलीफ।
ये आपको मिलेगा उस बीमारी के लिए जो आपको बीमारी है, चाहे वो युद्ध के मैदान में कोई इंजरी हुई हो या कोई सर्विस करते हुए सर्विस के कारण आपको कोई तकलीफ हो, तो उसके बदले जब आप उस बीमारी के साथ सर्विस में रहते हो, सर्विस करते हो, तो सिर्फ आपको ये अमाउंट मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ये और ये असेसमेंट आपका कब हो जाएगा, जिस वक्त आपको ये प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी 10 साल की नौकरी हुई और 10 साल की नौकरी पे आपको तकलीफ हुई, उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए, उस पर्टिकुलर ऑपरेशन में जो आपको चोट लगी, जो आप इंजर्ड हुए, जो आप फ्रैक्चर हुआ, कुछ भी हुआ, या आपका पैर कटा या उंगली कटी, कुछ भी रहा, उसके लिए और उसी समय जितनी आपकी एज है, जितनी आपकी बेसिक पे है, उससे कैलकुलेट कर दिया जाएगा और ये अमाउंट आपका फिक्स हो गया। ऐसा नहीं है कि आप जब रिटायर्ड आएंगे उस समय हो सकता है जब आपके साथ ये इंजरी हुई हो, उस समय आप नायक हो, सिपाही हो, हवलदार हो, और रिटायरमेंट आते समय आप सूबेदार मेजर हो या ऑनररी लेफ्टिनेंट हो, ऑनररी कैप्टन हो, तो उस समय की वैल्यू से कैलकुलेट नहीं होगा, उसी समय से कैलकुलेट होगा जिस समय ये आपको इंजरी या प्रॉब्लम हुई है, ये उसी वक्त आपका कैलकुलेट होगा। ये देखिए क्या कहा गया है, ध्यान से। The capitalized impairment once paid shall be treated as full and final settlement of all service liabilities with respect to disability और war injury जो आपको हुई है उसके लिए। Individual shall have no further claim for any disability compensation। इसके बाद आप कोई भी क्लेम नहीं कर सकते, इसके लिए क्लियर कट किया है। The same disability or war injury, an option to return the lump sum so paid to him। ठीक है, such disability or war injury shall also not qualify for award of any pensionary benefit or relief subsequently। यानी कि आप इसके लिए पेंशनरी बेनिफिट के लिए भी कोई अप्लाई नहीं कर सकते हो, कोई क्लेम नहीं कर सकते हो, ये क्लियर कट यहाँ पर कह दिया जाए। और क्या है, The medical classification awarded by retention cum impairment assessment board shall also be for life and cannot be reviewed। यानी आप इसको रिव्यू भी नहीं करवा सकते हो, नहीं कह सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ये एक, अगर मैं ये कहूँ कि ये आपके साथ वही छलावा है जिस तरीके से 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करके न्यू पेंशन स्कीम लागू किया था, और उस समय जो जॉब पर थे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उनको पेंशन मिलनी थी, और आने वालों को कोई चिंता नहीं थी क्योंकि वो जॉब के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनको जॉब की चिंता थी, जब जॉब ही नहीं है उनके पास तो पेंशन की क्या चिंता करेंगे। सेम उसी तरीके से आज जो रिटायर्ड चले गए हैं उन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये रूल 21 सितंबर 2023 से लागू हो रहा है। अब फर्क किस पे पड़ेगा, जो आज सर्विस के अंदर बैठे हैं उनके ऊपर। और ये मुद्दा उठा क्यों, ये मुद्दा इसलिए उठा क्योंकि कैग ने, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से जो हमारे आर्मी के ऑफिसर्स का डिसेबिलिटी का परसेंटेज रिटायरमेंट का जो था उस पर क्वेश्चन उठाए थे, उसका रिव्यू हुआ, उसको पार्लियामेंट में रखा गया, उसके बाद ये मुद्दा निकल के आया है और इस तरीके के ये कानून बन के आपके सामने आए हैं। अब इसी के संदर्भ में अगला देखिए, ये लेटर है जो आपको निकला है अभी, जिसमें ये सब कहा गया है। ये 21 सितंबर 2023 का है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, और ये तीनों सेनाओं के चीफों को दिया गया है। सब्जेक्ट जैसा मैं आपको बताया, ER यानी इंटाइटलमेंट रूल्स फॉर कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड टू आर्म फोर्स पर्सनल एंड गाइड टू मेडिकल ऑफिसर 2023। ये ER एंड GTMO 2023 वही है, और इसमें क्लियर कहा गया है ये with effect from 21st September 2023 and in supersession of all previous orders rules of this subject। जितने भी इससे पहले के रूल रेगुलेशन हैं उन सबको ये सुपरसेट करता है, उनका कोई इसके बाद
मान्यता नहीं है। तो यहाँ ये क्लियर हो गया है कि ये जितने भी इससे पहले के रूल रेगुलेशंस हैं वो सारे को ये सुपरसीड करता है। इसके बाद यही मान्य होगा, इससे पहले वालों के साथ पहले है। अब यहाँ देखिए, इसका एक अपेंडिक्स ए दिया गया है जिसमें क्लियर कट क्या कहा गया है, ये देखिए, The rule shall be called the entitlement rule for casualty pension and disability compensation award to armed force personnel के लिए है और ये 2023 ये इसका नाम दिया गया है। Supersede the entitlement rules casualty pensionary award to armed force personnel 2008। जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था, 2008 का जो GTMO है, गाइड टू मेडिकल ऑफिसर, उसको ये सुपरसीड करता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। यहाँ से आगे वालों के लिए यही लागू होगा। इसमें आपके सामने है पेंशन रेगुलेशन आर्मी 2008, नेवी पेंशन रेगुलेशन 1964, पेंशन रेगुलेशन फॉर द एयरफोर्स 1961, गाइड टू मेडिकल ऑफिसर्स 23 एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट इफ एनी, और गवर्नमेंट टू इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पॉलिसी लेटर ऑन दिस सब्जेक्ट इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये सारे इसमें बताए गए हैं। सुपरसीडिंग क्लॉजेज दिए गए हैं। एक्सटेंड टू एप्लीकेशन, ये किस किस के लिए लागू है वो आपको यहाँ बताया गया है कि ये जितने भी हमारे ऑफिसर्स, जेसीओ, वारंट ऑफिसर्स, जवान हैं, सब के लिए ये लागू है। और टेरिटोरियल आर्मी सब पे लागू है। These rules do not apply in case where disablement or death on which they claim casualty pension award is based on took place। लेकिन these rules do not apply, ये रूल किसके ऊपर लागू नहीं है, वो कंडीशन आपके सामने यहाँ दी है। पहली कंडीशन में देखिए किसके ऊपर लागू नहीं है। 3 सितंबर 1939 से 31 मार्च 1948 के बीच के जितने भी हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं है। इस समय के जितने भी जवान हैं जो भी हैं, इनके ऊपर क्या लागू है, अनेक्सर ए में दिया गया है, इनके ऊपर जो लागू है। दूसरा यहाँ देखिए, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी पोस्ट 1948 which will be dealt with in accordance with Annexure 2, यानी कि पोस्ट 1948 के बाद के जितने भी हैं और जिस तारीख को ये लागू हुआ है उस तक उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो एनेक्सर 2 के अंदर दिए गए हैं। ये अनेक्स और 1948 तक 39 से 3 सितंबर 39 से 31 मार्च 1948 तक जो है वो अनेक्सर 1 में दिए गए हैं। यानी कि इनके लिए 2 अनेक्सर निकाले गए हैं, जैसा मैंने आपको यहाँ इस बुक में दिखाया। ये सारे मैंने इसमें टैग किए हुए, अनेक्सर 1, इसके बाद अनेक्सर 2, इसके अंदर वो है, और उसके बाद अनेक्सर 3 और आगे की कहानी किसमें है आगे देखिए। केस ऑफ डेथ डिसेबल्ड कैडेट्स के संदर्भ में जितने भी हैं वो अनेक्सर 3 में है, जो कैडेट्स होते हैं उनके लिए। तो दोस्तों इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपके लिए आए हैं ये 187 पेजेस की है। मैंने आपके साथ 2-3 पेज ही का जिक्र किया है, उससे आगे कुछ मैंने आपके सामने जिक्र नहीं किया। अब आपके सामने एक चीज और शेयर करना चाहता हूं कि अब सिर्फ 1 मिनट है, इससे पहले आपको कैटेगरी A, B, C, D, E ऐसे कैटेगरी हुआ करती थी। अब इन्होंने फिर से इसको कैटेगराइज किया है, कैटेगरी B से लेके C, D, E में जो आता है वो एक्सेप्टेड डिसेबिलिटी है, एंड दोज दैट फॉल अंडर कैटेगरी A आर रिजेक्टेड डिसेबिलिटी। तो इसके बारे में बहुत आगे चर्चा होनी बाकी है। इसकी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक एक करके निकल के आएंगे, और मैं आपको हर एक छोटी छोटी इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जहाँ जहाँ ये प्रभाव डालता है वो सब आपके लिए टाइम टू टाइम ला के रखूँगा इसको स्टडी करते हुए। तो दोस्तों ये बहुत ही एक जवानों के लिए जो आज जॉब में है बड़ा धक्का है। उनके लिए जो जिस तरीके से अगर एक जवान लड़ाई के दौरान अगर उसका पैर कट जाए, अगर वो इंजर्ड हो जाए, एक जवान ILT में जहाँ डिब्बे का खाना खाना पड़ता है, जहाँ डाइटरी कंपल्सन होता है, जहाँ पर अच्छे से अच्छा इंसान आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। 2 दिन पहले रजौरी के अंदर एक मेजर साहब ने
टेंशन में आके किस तरीके से अपने जवानों के ऊपर गोलियां चलाई, अपने कलीग्स ऑफिसर्स के ऊपर जवानों पर ग्रेनेड फेंके, टेंशन में आता है। ऐसी जगह पर जो नौकरी करते हैं और उनको कुछ प्रॉब्लम होती है, वहां भी गवर्नमेंट सपोर्ट करने से हाथ पीछे खींच के इस तरीके के कानून ला रही है। क्यों? सेवा में जो आज हैं वो तो आवाज नहीं उठा सकते, और जो सेवा से बाहर आ चुके हैं, पेंशनर हैं, पूर्व पेंशन हैं, उनको समझना चाहिए और अपने जनरेशन के लिए क्या कर सकते हैं उनको इसके ऊपर जरूर आवाज उठानी चाहिए। नहीं तो वही हाल होगा जो ओल्ड पेंशन स्कीम 2004 में बंद कर दी गई माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट द्वारा, और राजनेताओं के लिए एक नहीं, दो नहीं, चार चार, पांच पांच, छह पेंशन, उनकी पेंशन बढ़ती जा रही है, उनके लिए कोई कानून नहीं। और जो देश की सेवा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए बॉर्डर पर हैं, उनके साथ ऐसा, ये बड़ा ही बहुत ही भारी धक्का है सैनिकों को। इसको रिव्यू होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा अपने सभी भाइयों के साथ शेयर करें ताकि पता चले सबको। कल को कोई ये ना कहे कि हमको पता ही नहीं चला था कि ऐसा भी कोई रूल आया है। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे सर ने आपको पूरे डिटेल में समझा दिया है, ये नियम सैनिकों पे बहुत ही भारी पड़ेंगे, क्योंकि इनसे सैनिकों का बहुत ही नुकसान है। जो कि डिसेबिलिटी पेंशन जो मिलनी चाहिए थी उसमें काफ़ी कटौती कर दी है, अब वो ना के बराबर है। ये मान लीजिए बिल्कुल ख़त्म, एक तरीके से डिसेबिलिटी पेंशन ख़त्म करने जा रहे हैं, बिल्कुल ना के बराबर पेंशन है। तो इससे बहुत ही सैनिकों को बहुत ही नुकसान होगा, और सैनिकों में काफ़ी रोष है इस बात का। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो पहुँचे उसके लिए हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।